नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। और इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स, जिसमें वामपंथी विचारधारा रखने वाली एक प्रोफेसर का किरदार भी था। और वो फिल्म के एक सीन में कहती है कि सरकार भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम हमारा है। आपको भले ही एक फिल्म का डायलॉग लगता हो, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। आज भी देश के तमाम संस्थानों में, एनजीओज में, थिंक टैंक में ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं जो देश के सामने कभी भी पूरा सच नहीं आने देना चाहते हैं। और ऐसा ही एक सच है बस्तर का, बस्तर के गरीब जनजातियों का और उन पर होने वाले नक्सली जुल्म का। देश के शैक्षणिक संस्थानों से लेकर एनजीओ तक में दीमक की तरह घुस चुके ये तथाकथित बुद्धिजीवी एयर कंडीशनड हॉल में बैठकर नक्सल समस्या पर बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लेकिन ये कभी उन गरीब जनजाति भाइयों की आवाज नहीं उठाते जिनकी जिंदगी नक्सलियों ने तबाह कर रखी है। क्योंकि इन आदिवासियों का दर्द इन अर्बन नक्सलियों के नैरेटिव को सूट नहीं करता है। और तो और ये अर्बन नक्सली मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के नाम पर माओवादियों की हिंसा, अराजकता, नृशंसता और खूनी खेल को छुपाने के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बस्तर का वो पूरा सच बताएंगे जो जिसके बारे में इस देश के मीडिया में भी बहुत कम बात होती है। मीडिया में नक्सलियों से जुड़ी खबर तभी सामने आती है जब कोई एनकाउंटर हो जाता है। इसलिए ये लोग नक्सलवाद को तो जानते हैं, लेकिन उसके पीड़ितों से उनका कभी परिचय नहीं हो पाता आम लोगों का। बस्तर में आए दिन कभी किसी को मुखबिर बताकर या कभी किसी भी विरोध के नाम पर ये हैवान नक्सली बेरहमी से इनका खून बहा रहे हैं। क्या नक्सल पीड़ित इन गरीब आदिवासियों के कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या सारे ह्यूमन राइट्स का पूरा ठेका नक्सलियों और उनके रखवाले अर्बन नक्सलियों ने ले रखा है? ध्यान से देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। क्या गुजरी है इन आदिवासी भाइयों पर? किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, और कई तो ऐसे हैं जो अपना दर्द बताने के लिए आज इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। आखिर इनकी आवाज दिल्ली के किसी एयर कंडीशनड सेमिनार हॉल में कब सुनी जाएगी? आखिर कौन सा गुनाह, कौन सा कसूर था इनका? क्या इनका कसूर यह है कि ये उस बस्तर में रहते हैं जिसकी आवाज दिल्ली में सिर्फ सिलेक्टिव तरीके से पहुंचती है, और उस सिलेक्टिव आवाज या यूं कहें क्रांतिकारी नारों में इनकी ये दर्द भरी पुकार कहीं खो जाती है? लेकिन आज पूरा सच में हम आपको इनका एक एक दर्द सुनाएंगे, इनके ऊपर हुए जुल्म सितम की एक एक दास्तां बताएंगे। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के हाथों कुचली गई लाखों जिंदगियों की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, हर गांव में बिखरी पड़ी हैं। और ऐसी एक आंखों को नम कर देने वाली और दिल को झकझोर देने वाली दास्तां है नारायणपुर जिले की राधा की। राधा को अपने बचपन में ही नक्सलियों के दंश का शिकार होना पड़ा था। बात 18 दिसंबर 2013 की है। राधा अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। इसलिए दरअसल ये एक बम था जिसे नक्सलियों ने फिट किया था। राधा ने जैसे ही उसे उठाया, एक धमाका हुआ और राधा ने अपनी एक आंख हमेशा हमेशा के लिए खो दी। आज भी उसके चेहरे पर जो बम के छर्रे थे उसके निशान हैं। राधा की मां का पहले ही देहांत हो चुका था, और 10 साल गुजरने के बाद भी राधा का दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है। आइए सुनते हैं राधा की ये दिल को दहला देने वाली दास्तां खुद राधा की जुबान। सन 2013 की बात है, जब मैं 3 साल की थी और मेरे भाई रामू सलाम 5 साल के थे। हम लोग दोनों खेलते खेलते घर से आंगनबाड़ी जा रहे थे। आंगनबाड़ी से ज़्यादा दूर हम लोग का घर नहीं है, बीच में इमली पेड़ है। इमली पेड़ के नीचे केतली में बम गाड़े थे। केतली चमक रहा था, तो हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें बम गाड़े हैं करके। तो मेरे भाई रामू सलाम जाके उसको उठाया। जैसे ही केतली को उठाया वैसे ही बम फट गया। फिर हम लोग दोनों दूर दूर फेंका गए और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और हम लोग दोनों रो रहे थे। उसकी वजह से मेरी आँख इस आँख में दिखाई नहीं देती है और इस आँख में कम दिखाई देती है।
तो ये तो दर्दनाक दास्तां थी राधा की। और उधर कोंडा गांव के केदारनाथ कश्यप की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने केदारनाथ और उनके भाई रूपेंद्र पर हमला कर दिया। केदारनाथ के पैरों में गोली लगी, लेकिन वो किसी तरह से छुप छुपाकर आड़ लेकर एक जगह पर छुप गए। लेकिन रूपेंद्र इतना भाग्यशाली नहीं था, वो नक्सलियों की पकड़ में आ गया। नक्सलियों ने एक चाकू से पहले उसका पेट चीरा और फिर उसका अमाशय बाहर निकाल दिया। नक्सलियों की इस हैवानियत को रूपेंद्र की मां अपनी आंखों से देख रही थी। वो बेबस मां बीच बाजार में चीख चीख कर लोगों से अपने बेटे को बचाने की अपील कर रही थी, लेकिन नक्सलियों के डर से कोई सामने नहीं आया। आइए सुनते हैं केदारनाथ से उनकी आंसू भरी दास्तां। उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए। उस समय मेरी माँ बाजार में थी और लोगों को उसकी जान की रक्षा के लिए पैर पड़ रही थी। कैसा दहशत किसी के ऊपर मत हो। तो बस्तर के कांकेर के रहने वाले सियाराम रामटेके की कहानी भी कुछ कम दर्दनाक नहीं। 9 अक्टूबर 2022 की सुबह जब वो अपने खेत में थे, तभी माओवादियों ने, नक्सलियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन पर एक के बाद एक 4 गोलियां दागी गईं और फिर नक्सलियों ने पत्थरों से उनके पैर को कुचल दिया और जब वो बेहोश हो गए तो उन्हें मरा हुआ समझकर वो छोड़कर चले गए। आज वो जिंदा तो बच गए हैं, लेकिन उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं करता है। वो अब चलने फिरने से लाचार हो चुके हैं। ऊपर से उन्हें अपना गांव, घर और परिवार भी छोड़ना पड़ा है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ। 9 अक्टूबर 2022 को अपने खेत में गया था सुबह टाइम, और खेत घूम के नदी किनारे दतुन करने गया था। मेरे खेत से लगा हुआ किनारे से बहता है नदी, तो वो बायां साइड से मेरे को टारगेट करके उन लोग गोली मार दिए। बायां साइड से गोली घुसा, आर पार हो गया, मैं गिर गया। उसके बाद में फिर एक गोली चलाए, टांग को आर पार हड्डी तोड़ के कर दिया। इधर से घुस के इधर निकला, और तीसरा गोली यहाँ घुस के हड्डी में फंस गया, और चौथा फिर पलटते रहा तो मारे, इधर से रगड़ के नदी में चला गया। उसके बाद पिस्तौल का गोली ख़त्म होने से फिर मेरे को पत्थर उठा उठा के पटकने लगे। पत्थर पटकने से पूरा हड्डी ये वाला ख़राब हो गया, बायां पैर, और मेरा सिर वीर को लगा था इधर पूरा पत्थर। और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, तो मर गया समझ के उन लोग वहाँ से चले गए। ऊपर वाले की कृपा है कि ले दे के इलाज किए और आज जिंदा हूँ, लेकिन यहाँ से नीचे मेरा कोई काम नहीं करता, अपंग हो गया। और मैं इतना, मेरा दुखड़ा बताते बताते और भी हैं मेरे जैसे भुक्तभोगी। मैं ये लास्ट में चाहूँगा कि जैसे अभी मैं अपना खेत छोड़ के, गांव छोड़ के, परिवार छोड़ के अन्यत्र स्थान में रह रहा हूँ, तो ये बड़ा दुखदाई है। ऐसा स्थिति और दूसरे के साथ, बस्तर वासियों के साथ न हो और बस्तर शांत हो। तो बस्तर के नारायणपुर की रहने वाली रामदी ईराना ने भी नक्सलवाद का खूनी चेहरा बहुत करीब से देखा है। बाजार में हुए एक बम धमाके में उन्होंने अपनी ननद को खो दिया और खुद भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। लंबे इलाज के बाद रामदी अब ठीक तो हैं, पर पूरी तरह से उस धमाके के जख्म आज भी उन्हें परेशान करते हैं। आइए सुनते हैं कि रामदी ईराना से उनकी खुद की आप बीती। हम लोग बाजार गए थे बहुत सारे लोग, लेकिन हम, मेरी ननद के साथ थी, भाई लोग भी साथ थे। आते समय आमदई घाटी में ब्लास्ट हुआ, तब मेरी ननद तुरंत ख़त्म हो गई। ख़त्म हो के बाद, उसके बाद फिर मेरे को फेंकाया गया। इधर लगा, इधर चेहरा में लगा, पैर में लगा, कमर में लगा। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। मेरे भाई लोग लेके आए, बहू के लाए डोंगर के पास लाए। डोंगर के बाद नारायणपुर लाए। उसके बाद मैं थोड़ा होश आया, तब मैं फिर 1-2 महीना के बाद ठीक हो गई। बहुत सारा मेरे को परेशान है, अभी भी सांस का परेशान हो रहा है। तो ये तो हो गई बस्तर के जंगलों से जो कहानियां आई हैं दर्दनाक, लेकिन दिल्ली मुंबई में क्या होता है? दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में नक्सलियों को बौद्धिक कवर फायर देने के लिए ठंडे ठंडे सेमिनार हॉल में गर्मा गर्म भाषण पिलाए जाते हैं, और वहीं जेएनयू जैसी संस्थानों में कभी नक्सलियों के समर्थन में क्रांतिकारी नारे लगाए जाते थे। इतना ही नहीं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हमारे सुरक्षा बलों की जवानों की मौत का जश्न भी मनाया जाता था। लेकिन पहली बार
ऐसा हुआ है जब देश की राजधानी दिल्ली में सीधे बस्तर से वो लोग आए जिनकी पुकार कभी नहीं सुनी गई थी। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से नक्सल प्रताड़ित 50 से अधिक बच्चे, जवान, बूढ़े और महिलाएं दिल्ली पहुंची। उन्होंने जंतर मंतर पर मौन धरना देकर दिल्ली के तथाकथित बुद्धिजीवियों की कॉकटेल पार्टियों के कोलाहल को झकझोर देने का काम किया। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर के मीडिया से भी मिले। साथ ही इन जनजाति भाइयों ने देश के प्रतिष्ठित छात्रों के सामने भी अपनी बात रखी। बस्तर से यहां आए इन 50 से ज्यादा पीड़ितों ने दर्द भरी कहानी सुनाई जो उन पर गुजरी है। इन्होंने बताया कि कैसे किसी को चलती बस से उतार कर मारा गया, कोई बाजार में था तो उस पर फायरिंग हुई, कोई मवेशी चराने निकला था और प्रेशर बम की चपेट में आ गया, तो किसी का पैर स्पाइक होल में धंसकर हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गया। बस्तर शांति समिति के संयोजक जयराम दास कहते हैं कि वो जेएनयू के उन बुद्धिजीवियों को सच दिखाने आए हैं जिन्हें नक्सलवाद में क्रांति नजर आती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम जेएनयू के माध्यम से पीड़ित जो पक्ष है नक्सलवाद से, उस पक्ष की आवाज को हम पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं। और जेएनयू में जो नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, और जहां से माओवाद को संरक्षण देने का काम यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास करता है, हम चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो, आप अपनी वास्तविकता देखें कि नक्सलवाद ने बस्तर में क्या किया है। जेएनयू में एक जो नारा लगता है नक्सलबारी एक ही रास्ता, तो हमारे समाज को जानना होगा कि वो रास्ता किस चीज से होके जाता है। वो रास्ता जाता है किसी रामधारी अलामी की जान लेकर, वो रास्ता जाता है किसी वेला बट्टू के आंखें जाकर, वो रास्ता जाता है किसी हमारी बहन के भाई बालेराम की जान गवाकर। तो समाज को जानना होगा कि हम शायद किताबों में नक्सलिज्म और माओइज्म को बहुत क्यूट और मतलब रोमांटिक कैपेसिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है जो हमारे बीच में गांव के लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं। आपने चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग का नाम तो सुना ही होगा। माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था और उसने चीन में गरीबी हटाने के नाम पर चीन के ही लाखों करोड़ों गरीबों को मौत दे दी। इसी माओ त्से तुंग और उसकी विचारधारा को नक्सली हमारे देश पर बंदूक के जरिए थोपना चाहते हैं। इसी माओवाद को वो हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। हमारे देश के नक्सली माओ के उस विचार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानते हैं जिसमें माओ ने कहा था कि क्रांति का अंतिम उद्देश्य शहरों पर कब्जा करना है जो दुश्मन के मुख्य ठिकाने हैं, और यह उद्देश्य शहरों में पर्याप्त काम किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। यह माओ ने कहा था। यानी माओ ने कहा था कि जंगल में क्रांति तभी कामयाब होगी जब शहरों पर कब्जा होगा, और शहरों पर कब्जा कैसे होगा, इसके लिए वहां पर काम करना होगा। काम करना होगा मतलब अपना कैडर तैयार करना होगा। और ये कैडर क्या है? ये कैडर है अर्बन नक्सली। दरअसल जंगल में रहकर लड़ाई कर रहे नक्सली सिर्फ हाथी के दांत हैं। असल दांत तो शहरों में रहने वाले ये अर्बन नक्सली हैं। ये अर्बन नक्सली किसी भी रूप में हो सकता है, किसी प्रोफेसर के रूप में, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कभी किसी एनजीओ के रूप में, तो कभी किसी आंदोलन जीवी के रूप में। इन अर्बन नक्सलियों की एक ही कोशिश होती है कि नक्सलियों के विरुद्ध होने वाली किसी भी लड़ाई को कमजोर कर दिया जाए, और इसके लिए ये लोग सुरक्षा बलों और सरकार को बदनाम कर उन्हें दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। इन अर्बन नक्सलियों द्वारा बनाया गया डीप स्टेट का जो इकोसिस्टम है वो इतना गहरा है कि कभी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो कभी कोई और हथकंडा अपनाकर नक्सलवादी जो हैं, नक्सली जो हैं, उन्हें क्रांतिकारी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके 2004 में जारी एक दस्तावेज अर्बन पर्सपेक्टिव को पढ़ा जाए तो हम पाते हैं कि उसमें अधिक जोर शहरी नेटवर्क को तैयार करने में दिया गया है। आइए समझते हैं कि अर्बन नक्सलियों का ब्लूप्रिंट है क्या। अर्बन नक्सली शहर में ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं जिनका झुकाव वामपंथ की तरफ होता है। ये इन्हें ऐसे मंच उपलब्ध करवाते हैं जहां ये अपने अंदर का जो एक फर्जी आक्रोश है उसको खुलकर उसका प्रदर्शन कर सके। ऐसे ही लोगों के जरिए शहरों में नक्सलवाद के समर्थन में माहौल तैयार किया जाता है। इन लोगों की नज़र मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, बुद्धिजीवियों
महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगी रहती है। यह समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनके भीतर कुछ लोगों के अंदर असंतोष और दरार आसानी से पैदा की जा सकती है। अर्बन नक्सली मानवाधिकार के नाम पर आए दिन नक्सलियों को लगाम कसने वाले सुरक्षा कर्मियों को लगातार परेशान करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे डालते हैं, झूठे मुकदमे लादे जाते हैं। आरोपों के मुताबिक अर्बन नक्सलियों के पास एक बहुत बड़ा फंड है जिसकी दम पर अदालत में अपने साथियों को बचाने के लिए वो बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार कर देते हैं। दरअसल बस्तर के नक्सलियों के तार कई बार दिल्ली जैसे बड़े शहरों से भी जुड़े पाए गए। बड़े शहरों में मौजूद अर्बन नक्सली विचारधारा के जो लोग हैं वो वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता, शोषण जैसे जुमलों की आड़ में छुपकर नक्सलियों को न केवल वैचारिक खाद्य पानी देते हैं बल्कि कई रास्तों से अवैध धन भी उपलब्ध करवाते हैं। और तो और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के नाम पर फैलाया गया झूठा नैरेटिव इनका सबसे बड़ा हथियार है। आइए सुनते हैं कि नक्सल प्रभावित बस्तर के कांकेर जिले के एसएसपी इंदिरा कल्याण एलासेला ने इस बारे में क्या कहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है शहरों में, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के बड़े बड़े शहरों से इनको सपोर्ट मिलता है, जो सबसे ज़्यादा लीगल सपोर्ट के नाम पे या किसी और के नाम पे इनको सपोर्ट करते हैं। तुरंत एक घटना के बाद एक उनके सपोर्ट करने के नाम पे पुलिस के ऊपर आरोप लगाना और इसी आड़ में आदिवासियों की मदद करने के आड़ में बहुत फंड्स पहुंचाना, उनके तक खबर पहुंचाना। पहले भी बस्तर में इस तरह के बहुत सारे घटनाएं देखे हैं जहां पर कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, वो लोग आदिवासियों की मदद करने की आड़ में आते हैं और पुलिस का पूरा समाचार वहाँ देते हैं। जो गांव वाले विकास चाहते हैं या पुलिस के पक्ष में हैं, उनके बारे में जानकारी दे देते, फिर बाद में उनकी हत्याएं हो जाती है। और कई सारे ऐसे घटनाएं हमने देखा है। फिर उनके ऊपर फर्जी केस भी लगाया गया है। बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे फर्जी इंक्वायरीज भी इन लोगों ने लगाने में कामयाब हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर अर्बन नक्सलवाद को लेकर देश को जागरूक करते रहते हैं, उन्हें आगाह करते रहते हैं। 23 सितंबर 2022 को पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा था कि अर्बन नक्सलियों ने सरदार सरोवर बांध परियोजना को रोक कर रखा था और आज भी ये अर्बन नक्सल चुप नहीं है, इनके खेल जारी हैं क्योंकि इन लोगों को कुछ राजनीतिक लोगों का समर्थन मिल जाता है। वहीं 10 अक्टूबर 2022 को आमोद की जनसभा में पीएम ने कहा था कि नए कपड़ों में अर्बन नक्सल अब गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 20 सितंबर को महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस को अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने कब कब अर्बन नक्सल को लेकर क्या क्या कहा। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। आ नक्सलवादी मानसिकता वाला लोगों है। पहला सरदार सरोवर ડેમ ને રોકવા માટે ભરપૂર કોશિશ કરી અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। અમારા આદિવાસી જવાનીઓની જિંદગી નક્સલવાદે તબાહ કરી નાખી। એમના હાથમાં બંદૂકો પકડાઈ દીધી। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। तो फिलहाल पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की क्या बताई है तारीख।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने का न केवल ऐलान कर दिया है, बल्कि इसके लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी है। यानी मकसद साफ है कि लाल रावण के अंत की तारीख भी अब तय हो चुकी है और वो तारीख है 31 मार्च 2026। आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को आखिरी सलाम कह दिया जाएगा। लाल सलाम नहीं, आखिरी सलाम कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि नक्सली घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है। ऐसे में जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के इस विश्वास की वजह क्या है और क्या सच में नक्सलवाद में कमी आई है। इसी साल 7 अगस्त को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से जुड़े कुछ आंकड़े संसद में रखे थे। इसमें उन्होंने बताया था कि 2010 की तुलना में 2024 में नक्सली घटनाओं में पूरे 73% की कमी आई है और इसी तरह से इन नक्सली घटनाओं में होने वाली मौतें, जो मृत्यु हैं, उनमें भी 86% तक की कमी आई है। 2010 में नक्सली घटनाओं में 1005 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 2023 में 138 लोग मारे गए हैं। इनमें सुरक्षा बल के जवान भी जो शहीद हुए हैं, उनकी संख्या भी इसमें शामिल है। वहीं 2013 तक देश भर के 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। वहीं अप्रैल 2024 तक 9 राज्यों के 38 जिलों तक ये नक्सलवाद अब सिमट कर रह गया है। 3 साल पहले तक बिहार के 10 जिले नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब बिहार से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो गया है, दी एंड हो गया है। 2021 तक झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यहाँ के सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और पूरे देश में इस समय कुल 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 15 जिले भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, उन्हें आखिरी सलाम बोल दिया जाएगा। और कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आई है,
तब से लेकर अब तक बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 140 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं 553 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 500 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। आइए सुनते हैं नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या कहना है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, सरकार बनते के साथ यहाँ पर आए और बैठक लिए और सबका हौसला अफजाई किए और हमारे छत्तीसगढ़ के जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और अभी हम लोग 7-8 महीने में 146 नक्सली मार गिराए हैं और 1000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण और उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें ताकि उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ पाएं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।